मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है हम लोग का जो फिजिक्स का चल रहा था सीरीज, ठीक है। उस सीरीज में का जो है आज वीडियो नंबर 6 है और बाकी के 5 वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को चले जाना है और प्लेलिस्ट में जो है फिजिक्स का जो है एक प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। उसी में का ये आज छठा वाला वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 3 यानी कि जो विद्युत धारा है ना उसका चैप्टर 3 का जो है पार्ट 2 हम शूट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है 5 को तो जा करके ज़रूर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से बात करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में टोटल 90 क्वेश्चन है और 90 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने वीडियो नंबर 5 में कराया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब 45 के बाद से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग समाप्त करके इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर लेकर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन मतलब डिवीजन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है जी? डिवीजन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक यानी कि लिस्ट काउंट है कितना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको हमने फार्मूला बताया था। हम पहले इस चीज को मिटा देते हैं ताकि आपको फार्मूला जो है हम अच्छे से लिख करके बता पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फार्मूला को, ठीक है। तो फार्मूला आप लोग को हमने बताया था लिस्ट काउंट का। वो क्या फार्मूला था जी? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू LEST, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू जो होता है वो होता है रेंज ऑफ एमीटर। क्या चीज जी? रेंज ऑफ एमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चाहे एम्पियर, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है नंबर ऑफ डिवीजन, क्या होगा जी? नंबर ऑफ डिवीजन यानी कि डिवीजनों का संख्या जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिस्ट काउंट हम लोग निकालना है तो रेंज ऑफ एमीटर निकालेंगे, चाहे एम्पियर निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिए। तो यहाँ पे 1 वोल्ट और 0 वोल्ट के यहाँ पे रेंज अगर देखा जाए, रेंज यानी परिसर देखा जाए, क्या देखा जाए जी? परिसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे परिसर समझिए, तो 1 वोल्ट में से 0 वोल्ट को माइनस करेंगे तो परिसर कितना आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। परिसर कितना आएगा? 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ डिवीजन, तो डिवीजन कितना है जी? 20 को डिवीजन है तो यहाँ पे 20 को हम लोग 20 से क्या करेंगे जी? डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1 में अगर 20 से भाग देते हैं तो ये आपका आता है 0.05। आप लोग कैसे भाग कर लीजिएगा? 20 से 1 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा जी? 0 बार में लेके जाएंगे तो 0 बार में यानी कि 1 आएगा। कुछ नहीं अंक है तो दशमलव देंगे तो 0 होगा। यहाँ पे अब भी भाग नहीं लगा तो 0 बार में भाग लेके जाएंगे तो 0 10 आएगा और फिर एक दशमलव है तो यहाँ पे एक और 0 बैठाएंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग भाग करके देख सकते हैं तो कितना आएगा जी? 0.05 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। इस फार्मूला को याद रखिएगा क्योंकि इसी फार्मूला पे हमने फर्स्ट सवाल भी बताया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो आप लोगों को माइक्रो का मतलब समझाया जाता है। माइक्रो का मतलब जो है 9th क्लास में अगर हम बात करते हैं, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें आपको माइक्रो का जो मतलब बताया जाता है वो बताया कि 10 के पावर -6, ठीक है। और यहाँ पे एम्पियर का सिंबल क्या होता है जी? ए होता है। तो इसका मान कितना होगा जी? 10 के पावर -6 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन जो है आप लोग का सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सीधे सीधे कितना नंबर पे जी? 48 नंबर पे। 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। वो क्या है जी? देखिए थोड़ा ध्यान से। वोल्ट बराबर होता है तो वोल्ट किसके बराबर होगा? 48 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो वोल्ट किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा जूल प्रति कूलम। क्या हो जाएगा जी? जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था W = VQ। क्या बताया था फॉर्मूला जी? W = VQ। W यानी कि वर्क यानी कि इसका जो क्षमता होता है, इसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q का जो है, Q यानी कि आवेश होता है, उसका मतलब क्या होता है जी? कूलम होता है। तो यहाँ पे हम लोग का चीज V का मान निकालना है तो क्या करेंगे जी? Q को बट्टा के नीचे भेजेंगे तो V = क्या होगा? W/Q हो जाएगा। देखिए तो V के गुना में Q होता है, Q इधर जाएगा तो W का बट्टा में होगा। तो यहाँ पे देखिए W का जो है वो जूल होता है और Q का जो है क्या होता है ऐसा यूनिट, वो है तो कूलम होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम क्या होगा? यहाँ पे 1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा, यानी कि 1 जूल बटा 1 कूलम = 1 वोल्ट, यानी कि वोल्ट जो है जूल
प्रति कूलम के बराबर होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, जो W इज इक्वल टू वी क्यू, W इज इक्वल टू वी क्यू। यहाँ पे 49 नंबर का अगर हम बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा I स्क्वायर R। 49 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा I स्क्वायर R। आपको हमने कुछ सूत्र बताया था, अगर आप लोग वो सूत्र याद रखे होंगे, देखिए P का जो वैल्यू होता है वो P का वैल्यू आप लोगों को हमने बताया था। P का वैल्यू क्या क्या बताया था, थोड़ा सा बात को समझिए ध्यान से। एक हमने सूत्र लिखवाया था, वो लिखवाया था I स्क्वायर R लिखवाया था। दूसरा जो इसका सूत्र लिखवाया था वो लिखवाया था VI लिखवाया था। तीसरा जो सूत्र लिखवाया था वो लिखवाया था V स्क्वायर बटा में R लिखवाया था। तो ये 3 सूत्र होता है P का, ठीक है। इस तीनों सूत्र को जो है आप लोग याद रखिएगा, ये जो है शक्ति का मतलब है, शक्ति का सूत्र है, विद्युत शक्ति का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 गो सूत्र जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसी में से एक गो यहाँ पे जो है मान दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है हम लोग ए टिक आउट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे सूत्र को याद करके रखिएगा। अब यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो आप लोग को हमने ओम का नियम से बताया है कि V इज इक्वल टू जो होता है IR होता है। तो V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे डायरेक्ट हमको एक संबंध दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखे होंगे, समझे होंगे। अब 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 51 नंबर क्या कह रहा है जी, थोड़ा सा तुम्हें ध्यान से। तो 51 नंबर कह रहा है कि ओम का नियम किसने दिया। तो ओम का नियम दिया था जॉर्ज साइमन ने, क्योंकि इसका पूरा नाम होता है जॉर्ज साइमन ओम होता है, ठीक है। तो ये नाम जो है आप लोग याद रखिएगा, इसमें ओम शब्द को छुपा लिया है ताकि आप कंफ्यूज हो पाए, क्योंकि ओम का नियम ओम ने ही दिया था और ओम का पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर थोड़ा समझिए ध्यान से। विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं। तो विद्युत धारा को नियंत्रित किससे करते हैं, तो रियोस्टेट से करते हैं। किससे करते हैं जी, रियोस्टेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। इस परिवर्ती प्रतिरोध का जो काम होता है वो प्रतिरोध को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम होगा, अब प्रतिरोध का मान कम करेंगे तो धारा का मान ज्यादा होगा। यानी कि धारा को नियंत्रित करने के लिए हमको परिवर्ती प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 52 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। परिवर्ती प्रतिरोध जो है हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और थोड़ा समझिए 53 नंबर। परिपथ में जब तार की लंबाई दुगुनी कर दिया जाए तो एमीटर का पाठ्यांक का हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा जी, आधा हो जाएगा। क्यों आधा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझिए कि जो यहाँ पे लंबाई होता है, तार का जो लंबाई होता है वो क्या होता है जी, ध्यान रखिएगा, वो प्रतिरोध का जो है सीधे से समानुपाती होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो है एमीटर का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है जी, एमीटर, यानी कि विद्युत धारा का मान का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है जी, विद्युत धारा का। तो अगर हम लोग लंबाई दुगुना कर देंगे तो विद्युत धारा क्या होगा जी, आधा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि विद्युत धारा के ई व्युत्क्रमणुपाती होता है। क्या होता है जी, व्युत्क्रमणुपाती होता है। व्युत्क्रमणुपाती का मतलब होता है उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ई दुगुना होगा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये व्युत्क्रमणुपाती होता है, इसलिए 53 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आप लोग को कंसेप्ट जो है, हम लोग परिपथ का जो गुण बताते हैं ना, परिपथ का गुण, ठीक है, परिपथ का गुण, और उसमें भी परिपथ वाला में एक प्रतिरोध का गुण हम लोग पढ़ाते हैं, तो उस गुण में हम लोग बताते हैं इस चीज को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 53 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर जितने विद्यार्थी क्लास नहीं किए हुए मेरे पास, ठीक है, तो उन लोगों को क्लास कर लेने की एक बार जरूरत है। मेरे चैनल पर भी इसका वीडियो उपलब्ध है, आप लोग करके जरूर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका लिंक जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 53 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि 53 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, ठीक है। अब हम आप लोगों को बस इतना ही वो कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे कि ध्यान रखिएगा, एमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है और धारा का व्युत्क्रमणुपाती होता है तार का लंबाई, ठीक है। तार का लंबाई बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम होगा, तार का लंबाई कम रखेंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, ठीक है। इस वजह से लंबाई दुगुना हुआ तो धारा कम होगा, धारा कम होगा तो कितना हो जाएगा जी, आधा हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमणुपाती होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। अब देखिए 53 के बाद हम लोग 54 नंबर पे चले आते हैं। तो 54 नंबर सवाल जो है बहुत ही आसान सा सवाल है, और आसान सवाल जो है आप लोग बहुत गलती कर देते हैं। देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है जी, यूनिट होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो है आप लोग सिंबल पढ़े थे, BOT पढ़े थे। क्या पढ़े थे जी, BOT पढ़े थे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एक यूनिट
यूनिट बोलेंगे। एक बीओटी का मतलब क्या होगा जी, एक यूनिट, यानी कि बीओटी को ही हम लोग यहाँ पे यूनिट के रूप में देख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। और आप लोगों को हमने ये भी पढ़ाया था कि बीओटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और इसी को हम लोग बोलते हैं किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं जी, किलोवाट आवर बोलते हैं इसी का। और इसी का हम लोग मान भी जानते हैं, क्या जानते हैं जी, इसका हम लोग मान जानते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये आप लोगों को हमने मान बताया था। और इतना सब जो है मैंने क्वेश्चन नंबर कितना बताया था जी, 40 नंबर क्वेश्चन में हमने बताया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 5 नहीं देखा है तो कृपया करके जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें एक 40 नंबर क्वेश्चन हमने बताया है, उस 40 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को ये सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो फिलहाल 54 नंबर का ऑप्शन जो है आप लोग सी याद रखिएगा, क्योंकि व्यापारिक जो बिजनेस होता है वो यूनिट में बिजनेस किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बात करते हैं तो यहाँ पे 55 नंबर सवाल को देखिए, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य होगा, इसके लिए आपको हमने अभी सूत्र बताया है। वो क्या बताया जी, W = VQ। क्या बताया था जी, W = VQ। तो यहाँ पे देखिए W जो है वो क्या होता है जी, कार्य को सूचित करता है। किसको सूचित करता है जी, कार्य को। और यहाँ पे V जो है वो विभवांतर को सूचित करता है, ठीक है, विभवांतर को सूचित करता है, ध्यान रखिएगा, विभवांतर, ठीक है। और Q जो है आवेश को सूचित करता है। किसको सूचित करता है जी, आवेश को। कार्य का अगर ऐसे मात्रक देखें तो वो होता है जूल। क्या होता है जी, जूल। विभवांतर कैसे मात्रक क्या चीज, वोल्ट होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है जी, यहाँ पे कूलम होता है। तो अगर हम बात करते हैं जूल बराबर, तो क्या होगा जी, वोल्ट गुने कूलम होगा, वोल्ट गुने कूलम। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन बी दिख रहा होगा। ऑप्शन बी में यहाँ पे क्या दिख रहा है जी, कि जूल बराबर जो दिया है कूलम गुने वोल्ट दिया, यानी कि हम वोल्ट को पहले लिखे हैं और कूलम को हम बाद में लिखे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पलट दिया क्रम को। तो आप लोग ऑप्शन बी को जरूर याद रखिएगा। 55 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग 55 नंबर के सवाल को जाने होंगे। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सूत्र पे हमने बहुत सारे सवाल बता दिए इस चैप्टर में। तो इस सूत्र जरूर आप लोग याद रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांच तथा रबर जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है। तो ये किस कोटि की होगी, इसकी जानकारी हम लोग यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो ये आप लोग सीधे सीधे याद कर लीजिएगा। इस कोटि को क्या करिएगा जी, याद कर लीजिएगा। एक कोटि क्या होता है जी, तो 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 ओम मीटर होता है। क्या होता है, 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 ओम मीटर होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये प्रतिरोधकता का कोटि पूछ रहा है। कोटि क्या पूछ रहा है जी, कोटि। और इसको समझाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना भी। अब यहाँ पे समझिए 56 के बाद जो है हम लोग 57 नंबर पे चले आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे R का मान जो दे दिया वो दे दिया 1200 ओम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी, यानी कि यहाँ पे विभवांतर का मान दे दिया, क्या चीज़ है, 220 वोल्ट दे दिया। और पूछा है I यानी कि विद्युत धारा का मान पूछा है। तो आपको हमने एक सूत्र बताया है, V = IR, एक सूत्र बताए थे। और यहाँ से अगर I का मान निकालना चाहें तो I का मान क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे V/R हो जाएगा, क्योंकि I गुना में R है तो R जो है बट्टा के नीचे जाएगा, तो V/R हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि V का जो वैल्यू है वो है 220 वोल्ट और R का जो वैल्यू है वो है 1200, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पे कटाना चाहें तो 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे 2 से 11 बार में, 120 जो है 2 से 60 बार में, यानी 11 में 60 से भाग देंगे तो 120 यानी कि एक बार में जाएगा। और फिर यहाँ पे 6 48 480 के आसपास, यानी कि 1.018 के आसपास आएगा, ठीक है। तो आप लोग भाग देकर चेक कर लीजिएगा, 11 में 60 से, ऐसे क्या कीजिएगा जी, 60 से 11 में भाग दीजिएगा, आप लोग का लगभग जो मान आएगा वो ऑप्शन ए के करीब आएगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन ए जो है टिक आउट कर लीजिएगा, एक बार आप लोग भाग करके चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आप समझिए 58 नंबर, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध जो है 100 ओम है, कितना ओम है जी, 100 ओम है, कितना ओम, 100 ओम, ठीक है। इस सवाल को हम लोग बहुत अच्छे से बनाने वाले हैं। तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगी, तो आपको अभी यहाँ पे I का मान निकालना सिखाए हैं। तो I का मान निकालने के लिए क्या चीज़, V में R से भाग देते हैं, यानी कि 220 में 100 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 220 में हम लोग अगर 100 से भाग देते हैं तो देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, 0.0 से देखिए अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होगा जी, 0.1 अंक पर जाएगा, तो कितना होगा जी, 2.2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन
ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 58 नंबर का आप लोग ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 59 नंबर सवाल को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो एक कूलम आवेश में वैसे आप लोग याद कर लीजिएगा, एक कूलम आवेश में कितना होता है? तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसको निकालने का जो तरीका होता है, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है टोटल आवेश और बटा में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो टोटल आवेश यहाँ पे 1 कूलम दिया है। टोटल आवेश कितना दिया जी? 1 कूलम। तो यहाँ पे 1 कूलम ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1 पॉइंट कितना होता है जी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करके हल करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आता है वो आता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मौजूद होगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करना थोड़ा सा सीख लीजिएगा, कैसे कैसे भाग देते हैं कैलकुलेट करके लिखिएगा, क्योंकि अब कैलकुलेशन समझाना जो है मैथ में होता है, इसमें हम साइंस में कैलकुलेशन नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट इसका आंसर बता रहे हैं। तो आप लोग 59 का ऑप्शन ए निकाल लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और भाग बनाना हो तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, ये आप लोग का सवाल जो है बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस सब का पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आप लोग को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग को, ठीक है, पीडीएफ का जो है लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा कैसे कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पे चले जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा सवाल है। विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव जो है आप लोग याद रखिएगा, ये अदिश राशि है। कौन सा राशि है जी? अदिश राशि। अदिश मतलब 9 दिश, यानी कि जिसमें दिशा नहीं हो। तब विद्युत विभव में कोई दिशा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको अदिश राशि कहेंगे, ठीक है। अगर इसमें दिशा होता तो सदिश राशि मानते। तो विद्युत विभव में कोई दिशा नहीं होता है, इसको आप लोग क्लास में चर्चा किया जाता है और चर्चा हम करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 61 नंबर देखिए, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर जो होता है वो आप लोगों को जोड़ना होता है समांतर क्रम में। कौन सा क्रम में जोड़ना होता है? समांतर क्रम में। अगर वहीं श्रेणी क्रम का बात करते हैं, इसमें हम लोग जोड़ते हैं एमीटर को। किसको जोड़ते हैं जी? एमीटर को जोड़ते हैं। तो एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ता है, अब वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ता है। इस सवाल जो है बहुत बार डिस्कस कर दिए, आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे अब 62 नंबर सवाल पे वहीं पूछ दिया कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते क्यों है, आखिर क्यों जोड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन जो है वो होता है कि कुल धारा जो है एमीटर से ही प्राप्त हो पाए, माने कि प्रवाहित हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रीजन अगर बात करते हैं तो लिखेंगे ताकि कुल धारा, ये हम लिखना नहीं है, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं ताकि जो लोग बाद में पीडीएफ अगर डाउनलोड करते हैं तो उन लोगों को भी पता चल जाए, लेकिन लिखेंगे नहीं, हम आपको बोल दे रहे हैं। इसका देखिए, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने के पीछे का पहला रीजन है कि एमीटर से टोटल धारा प्रवाहित हो, क्योंकि तार यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे एमीटर जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं जी? एमीटर जोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तार से होते हुए पूरा का पूरा धारा जो है इस एमीटर से जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला रीजन तो यह है कि एमीटर से पूरा धारा होकर जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे एमीटर जो है ये जो है बहुत कम प्रतिरोध इसका होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम प्रतिरोध होता है। इस एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है जी? बहुत कम होता है, यानी कि धारा में कोई अंतर नहीं लाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है आप उम्मीद करिएगा क्या चीज कि बहुत कम प्रतिरोध एमीटर का होता है, इसीलिए जो है श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। दूसरा क्या चीज कि एमीटर से जो होकर पूरा का पूरा धारा प्रवाहित हो, इसके लिए भी हम लोग जोड़ते हैं। तो ये 2 रीजन होता है। अगर ये 2 रीजन का बात करते हैं तो इस ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन अगर फिर भी 4 गो ऑप्शन में से मैंने कोई एक सिलेक्ट करना हो तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, क्योंकि एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है, ध्यान रखिएगा। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है जी? बहुत कम होता है, इसीलिए कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि एमीटर को जोड़ा जाता हो। तो ये चारों ऑप्शन में से ही अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा हम जो 2 गो रीजन बताया, अगर वो रीजन दिया होता तो हम उसी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 62 नंबर का मजबूरी बन रहा है कि ऑप्शन बी को हम सिलेक्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 63 नंबर सवाल को देखिए ध्यान से। 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है? किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो परिपथ का कोई गुण है जो विद्युत ऊर्जा को कैसे में बदल रहा है जी? उष्मा ऊर्जा में बदल रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो रहा है उसको गर्मी में बदल दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं,
क्या कहते हैं जी, उसको प्रतिरोध कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमने प्रतिरोध का माने बताया है बात कि अगर प्रतिरोध ज़्यादा कर दें तो ताप जो है ऑटोमेटिक तार का बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है होता है जी, क्योंकि वो जो है प्रतिरोध एक तरह से काम ऐसा ही करता है कि विद्युत को वो ऊष्मा में बदल देता है, ठीक है। और इसका रीजन हम क्लास में समझाएंगे भी, आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है तो यूट्यूब पे भी इसका जो है क्लास लाएंगे तो आप लोगों को समझा देंगे, लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि विद्युत को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है जी, प्रतिरोध ही करता है। इस माने काम को याद रखिएगा प्रतिरोध के, ठीक है। तो ऑप्शन 63 का हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे 64 नंबर सवाल को देखिए, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ने के पीछे का रीजन को होता है, ध्यान रखिएगा। हम वोल्ट मीटर वाला बताते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है जी, बहुत अधिक होता है। और साथ में हमको दो को सिरा के बीच का ही विभवांतर निकालना है, तो डायरेक्ट हम इस सिरा को और इस सिरा को करते हैं जी, डायरेक्ट वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। बाकी परिपथ जो है अपना क्या रहता है जी, ये परिपथ जो है पूरा रहता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो है बैटरी हम लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वोल्ट मीटर का जो समांतर क्रम में जोड़ने के पीछे का जो रीजन है वो है कि दो को सिरा के बीच का हमको वोल्ट विभवांतर निकालना है, इसलिए हम लोग दो को सिरा को डायरेक्ट कनेक्ट करके क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। दूसरा का रीजन है कि इसका जो है प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जोड़ते हैं। तो ये दो को रीजन में से अगर इसमें खोजे ऑप्शन में तो कोई भी ऑप्शन नहीं है सही, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इसी में से हमको सेलेक्ट करना हो तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो 64 नंबर का ऑप्शन ए आप लोग टिक आउट करिएगा। और यहाँ पे हम क्या बताया जी, एमीटर वाला जो है कम प्रतिरोध प्राप्त करता है और वोल्ट मीटर अधिक प्रतिरोध प्राप्त करता है। तो 62 नंबर का बी और 64 नंबर का ए याद रखिएगा। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए 65 नंबर सवाल। तो 65 नंबर सवाल जो है बहुत इजी सवाल दिया है, देखिए क्या कर रहा है। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में ही क्या होता है जी, यहाँ पे एक बार ए प्लस में होता है, एक बार माइनस में होता है, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, इस तरह से दोनों दिशाओं में धारा प्रवाहित होता है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा करंट होता है, AC करंट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही DC की अगर बात करते हैं, DC जो है फ्लैट लाइन होता है। डीसी करंट का क्या होता है जी, फ्लैट लाइन होता है, एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। इसलिए देखिएगा डीसी में अगर बॉल को जोड़ते हैं तो सीधा ही जोड़ना पड़ता है, उल्टा जोड़ेंगे तो कोई क्या चाहिए, बॉल नहीं जलेगा। लेकिन वहीं एसी का बात करते हैं तो एसी में कैसे ही बॉल जोड़ दीजिए दोनों ही स्थिति में जलेगा, चाहे प्लस वाला को माइनस में जोड़िए, माइनस वाला को प्लस में जोड़िए, कोई उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों दिशाओं में धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। तो 65 नंबर जो है उसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल के आंसर को समझे होंगे। अब 66 नंबर सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्या कह रहा है। जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं। तो आवेश का प्रवाह अगर आसानी से होगा तो उसको सुचालक बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पदार्थ में अगर आवेश आसानी से प्रवाहित हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग सुचालक, यानी कि कंडक्टर बोलते हैं। 67 नंबर सवाल देख लीजिए। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है जी, तो ये प्रतिरोध घट जाएगा। अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध का संख्या बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान जो है वो क्या होता है जी, घटता है, ठीक है। प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। लेकिन वहीं अगर संख्या प्रतिरोध को घटा दे तो क्या होगा जी, प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध क्यों जोड़ते हैं, ताकि हम लोग प्रतिरोध का मान जो है वो क्या करें जी, कम कर पाए। प्रतिरोध का मान क्या कर पाए जी, कम कर पाए, ठीक है। तो कम करने के लिए प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो अगर प्रतिरोध की संख्या घटाने ही लगे तो प्रतिरोध क्या होगा जी, बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 67 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। और वैसे आप लोग याद रखिएगा, समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध है अगर उनकी संख्या बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, आप अगर प्रतिरोध की संख्या घटेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, उल्टा संबंध होता है। 68 नंबर सवाल समझिए ध्यान से। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध जो होता है चालक के लंबाई पर निर्भर करता है। चालक अच्छा इस पे भी निर्भर करता है जी। चालक का तापमान, जी हाँ, इस पे भी निर्भर करता है। आप लोग को हमें ये चीज पढ़ाया जाता है तीसरा चैप्टर में ही कि कोई प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है तो ध्यान रखिएगा। उसमें हम लोग चालक का लंबाई भी बताते हैं, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बताते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को समझते हैं जी आप लोग। जैसे मान चले कि हम कैसे समझाएंगे इसको, हाथ से समझा तो समझा पाते हैं, वैसे समझ
लीजिए, अगर आपको समझ में आ जाता है तो समझ लीजिए ध्यान से। ये देखिए जैसे तार है, ठीक है, तो तार है तो यहाँ पे गोलाकार भाग होगा और काटिएगा तो क्या होगा जी, जैसे बीच में से कहीं से काटते थे जैसे गोलाकार भाग होगा, इस गोलाकार भाग का जो क्षेत्रफल होगा इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो इस काट का जो क्षेत्रफल है उसका भी क्या करता है, निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो धारा का मान अधिक प्रवाहित होगा, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो धारा इससे कम प्रवाहित होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। चालक तर्क का तापमान पर भी निर्भर करता है। जी हाँ, अगर तापमान जो है बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, तापमान घटा देंगे तो प्रतिरोध का मान भी यानी घट जाएगा, यानी कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने लगेगा अगर तापमान कम रहेगा तो। और तापमान ज्यादा होगा तो विद्युत धारा जो है बहुत कम प्रवाहित होता है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि प्रतिरोध जो है चालक तर्क के तापमान पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर नहीं, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, विद्युत धारा पर भी निर्भर नहीं करता है और ना ही विभवांतर पर निर्भर करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चालक तार का जो होता है यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा पर भी निर्भर नहीं करता है और ना ही उसके विभवांतर पर निर्भर करता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब इस मैंने क्वेश्चन का कौन सा आंसर सेलेक्ट कर दिया जाए जी, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं सेलेक्ट हो रहा है। तो एक काम कीजिए, ऑप्शन डी को जो है काट करके इस ऑप्शन डी में अगर दिया रहना चाहिए था इनमें सभी, क्या दिया रहना चाहिए था जी, इनमें सभी। तो अगर इनमें सभी दिया रहता तो हम लोग ऑप्शन डी को टिक आउट करते, लेकिन ऑप्शन डी में जो है कुछ अलग दिया है। तो अगर आपके परीक्षा में ऐसा सवाल पूछ दे जिसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है लेकिन उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऐसी स्थिति में उस सवाल को परीक्षा में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में साइंस विषय में 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से मात्र आपको 40 को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजन हो उसको छोड़ देना ही सबसे उचित उपाय माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 68 नंबर के सवाल में अगर यही ऑप्शन दे दे एग्जैक्टली तो आप जो है ऑप्शन को कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे, अगला सवाल पे आप बढ़ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 69 नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 69 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत का कौन सबसे अच्छा सुचालक है, इसके बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जी, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा चांदी, ठीक है। तो कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो ई हो जाएगा चांदी हो जाएगा, ठीक है। चांदी से जो विद्युत धारा सबसे अधिक माने गति से प्रवाहित करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, चांदी का प्रतिरोध क्या होता है जी, बहुत कम होता है। 70 नंबर सवाल देखिए, जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा गमन करता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ताप पे जो है अति कर रहे हैं, यानी कि बहुत कम कर देना है ताप को बहुत कम कर दे रहा है, तब जो है बिना किसी प्रतिरोध का ही प्रवाहित हो रहा है। तो वैसे चालक क्या बोलेंगे जी, अति चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, अति चालक, क्योंकि उस चालक के साथ अति किया गया। देखिए तार को जो है बहुत ठंडा कर दिया गया, बहुत कम तापमान कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो उसको क्या बोलेंगे जी, अति चालक बोलेंगे। ये आप लोग 70 का ऑप्शन ए जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। 71 नंबर सवाल को आप लोग ध्यान से समझिए। 71 नंबर सवाल क्या कहता है, तो यहाँ पे 71 नंबर सवाल जो है वो कह रहा है कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो कॉपर की प्रतिरोधकता अगर आप लोगों को बताना चाहें तो कॉपर का प्रतिरोधकता एग्जैक्टली जो है मैंने जो सर्च किया उस पर मिला 1.68 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर मिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रतिरोधक कितना मिला जी, 10 के पावर देखिए 1.68 गुरु 10 के पावर -8 ओम मीटर मिला। लेकिन अगर इन सब ऑप्शन में देखा जाए तो इसके निकट जो ऑप्शन हमको दिखाई दिया वो ऑप्शन दिखाई दिया ऑप्शन डी, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी को टिक आउट करेंगे। तो 71 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर 72 नंबर का बात करते हैं, एल्युमिनियम का जो प्रतिरोधकता होता है वो होता है आपका 2.63 गुने 10 के पावर -8 होता है, ठीक है। तो 72 नंबर ऑप्शन ए टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। 73 नंबर का अगर बात करते हैं, 73 नंबर का होता है जी, तो 1 जूल और 1 सेकंड का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा 1 वाट ही बोलते हैं, क्योंकि 1 वाट का परिभाषा क्या होता है थोड़ा समझिए ध्यान से। 1 वाट का जो परिभाषा होता है वो होता है यहाँ पे 1 जूल बटा 1 सेकंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 जूल बटा 1 सेकंड होता है। कहने का मतलब क्या होगा, 1 सेकंड में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उसे 1 वाट बोलते हैं। क्या इसका परिभाषा होगा जी, अगर 1 सेकंड में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे क्या कहते हैं जी, 1 वाट कहते हैं। तो इसलिए 1 वाट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, 1 जूल बटा 1 सेकंड, और यही कह रहा है 1 जूल और 1 सेकंड का अनुपात यानी कि बट्टा ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा जी, 1 वाट के बराबर होगा। तो 73 का ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 74 नंबर सवाल का। 74 नंबर सवाल क्या कहता है जी, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक
जुड़े हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, तो समान तो नहीं रहेगा, तो ऑप्शन ए नहीं मानेंगे। विभवांतर नहीं, विभवांतर भी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो ये भी हम लोग नहीं मानेंगे। विद्युत धारा जी हाँ ए हो सकता है, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हम लोग टेक आउट कर देंगे। किसका जी? 74 नंबर का बी, ठीक है, तो 74 नंबर का ऑप्शन कौन जाएगा जी? बी हो जाएगा। 75 में देखिए बीओटी यूनिट क्या है, तो बीओटी यूनिट आपको हमने बताया है सवाल में, ठीक है, एक बीओटी जो बराबर होता है वो 41 नंबर सवाल में हमने बताया था कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ये वीडियो नंबर 5 में हमने चर्चा किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 5 जो है नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ जा करके देखिए, आपको प्लेलिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और साथ ही आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग चैनल में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में भी आपका जो है वो उपलब्ध रहेगा, ठीक है, तो आप लोग जाकर जरूर देखिए। तो अब 76 नंबर क्वेश्चन देते हैं, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? यहाँ पे पूछा है धातु, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस बल्ब का, तो इस बल्ब का बारे में बात करिएगा 10वां क्लास में, तो ये बल्ब जो होता है वो 10-15 रुपये जो आप लोगों के घर में बल्ब लगा होता है ना, लाल का बल्ब, उसी बल्ब का बात करता है। इस बल्ब में एक ही टाइप का धातु लगा होता है, इस धातु का नाम है टंगस्टन, जो कि बल्ब के रूप में काम करता है। बाकी जो ये कांच है, ठीक है, ये कांच सिर्फ और सिर्फ इसमें निष्क्रिय गैस भरने के लिए जो है उपयुक्त होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो टंगस्टन का जो तार लगा होता है यही धातु होता है, और इसमें देखा जाए तो ऑप्शन में कहीं पे धातु में टंगस्टन दिया ही नहीं है, और टारगेट का अगर ऑप्शन माने तो वो दिया है कांच, तो कांच तो मेरे ख्याल से धातु होता नहीं है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग परीक्षा में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सबसे सही आंसर होना चाहिए था टंगस्टन, तो अगर टंगस्टन ऑप्शन में दिया रहेगा तो मार दीजिएगा, अगर टंगस्टन नहीं दिया रहेगा तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 77 नंबर सवाल पे आ जाते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो अभी आपको हमने बताया निष्क्रिय गैस भरी जाती है। निष्क्रिय गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि निष्क्रिय गैस अगर नहीं भरेंगे तो यहाँ पे देखिए ये टंगस्टन जो है गर्म होगा तो अभिक्रिया करेगा, तो अगर यहाँ पे अभिक्रियाशील गैस भर देंगे तो ऐसा होगा ना कि टंगस्टन जो है उस अभिक्रियाशील गैस से अभिक्रिया करके ये भंगुर बन जाएगा, और भंगुर बन जाएगा तो टूट जाएगा, थोड़ा सा भी हिलेगा तो टूट जाएगा, इसलिए इसमें निष्क्रिय गैस भर देते हैं ताकि उस निष्क्रिय गैस द्वारा इस टंगस्टन के साथ कभी भी अभिक्रिया ना हो, जिससे टंगस्टन हमारा सुरक्षित रहे और लंबे समय तक बल्ब जलता रहे, इसलिए निष्क्रिय गैस को भरा जाता है। और निष्क्रिय गैस के रूप में जो है ये कौन कौन सा गैस होता है, तो ध्यान रखिएगा वर्ग 18 का तत्व होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेने आके जोड़न, ठीक है, हेने आके जोड़न, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है निष्क्रिय गैस के रूप में आता है, ठीक है। तो टंगस्टन के साथ जो है इसमें भी एक निष्क्रिय गैस ही भरा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो निष्क्रिय गैस इसमें आप लोग याद रखिएगा। टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? तो अगर टंगस्टन धातु का गलनांक पूछे, ठीक है, जो कि धातु जो है इसका बना होता है, बल्ब में बना होता है इसका फिलामेंट, ठीक है, तो इसका जो गलनांक होता है वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, ठीक है। और इसके सबसे करीब का अगर ऑप्शन देखें तो है ऑप्शन सी, इसलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 3000 डिग्री सेल्सियस जो आप लोग याद रखिएगा, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इस सब का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा, तो टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 78 के बाद हम लोग चले आते हैं 79 नंबर पे, जो कि आप लोगों का ये लास्ट पेज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम में देखिएगा ध्यान से, निकेल होता है और क्रोमियम होता है। कभी कभी इसका परसेंटेज पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा निकेल जो होता है, देखिए निकेल जो होता है वो होता है 80%। निकेल कितना प्रतिशत होता है जी? 80%। और जो क्रोमियम होता है वो होता है 20%। कितना प्रतिशत जी? 20%। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाइक्रोम में जो है निकेल 80% होता है और क्रोमियम 20% होता है। निकेल और क्रोमियम से मिलकर के नाइक्रोम बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाइक्रोम बनता है किससे जी? निकेल और क्रोमियम से। कभी कभी इसका अनुपात भी पूछ देता है, तो अगर अनुपात का बात करें तो कितना होगा जी? यहाँ पे 80% अनुपात में 20%, तो ये आप लोग का हो जाएगा परसेंटेज से परसेंट 20 से 20 चौका 80, यानी कि 4:1 में जो है इसका मैंने मिलाया जाता है। कितना अनुपात मिलाया जाता है जी? 4.1 अनुपात मिलाया जाता है। तो इसमें आप लोग 3 ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या चीज़? क्रोमियम और निकेल में जो होता है, नाइक्रोम जो होता है इसमें क्रोमियम और निकेल से बनता है, और निकेल का जो परसेंटेज मात्रा होता है 80% है, क्रोमियम का मात्रा जो होता है 20% होता है, ठीक है। अगर अनुपात का बात करें तो 4:1 में मिलाते हैं। 4 अनुपात में होता है निकेल और 1 अनुपात में होता है क्रोमियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 80 नंबर का बात कर लेते हैं।
परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो परिपथ सुरक्षा करने के लिए हम लोग विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं जी? विद्युत फ्यूज का। क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि विद्युत फ्यूज जो है जैसे ही धारा का मान जो है अधिक होता है तो विद्युत फ्यूज जो है गल जाता है। विद्युत फ्यूज का होता है गल जाता है, जिससे परिपथ पूरा नहीं होगा, और परिपथ पूरा नहीं होगा तो फिर परिपथ से जुड़ा हुआ जितना भी वस्तु होगा वो सब जो है आपका सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो धारा का मान बढ़ने पर विद्युत फ्यूज जो है गल जाता है। इससे आपका जो है जितना भी विद्युत परिपथ में जितना भी आपका युक्ति जुड़ा हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, चाहे पंखा हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, फिलहाल अभी कंप्यूटर वगैरह जुड़ा है, माइक वगैरह जुड़ा है, तो ये सारा का सारा चीज़ क्या चीज़ विद्युत परिपथ से ही चलता है। अगर हम फ्यूज का उपयोग ना किए रहेंगे तो कभी हो सकता है कि ये सब उड़ जाए, गल जाए, ठीक है, और मैंने कि आग लग जाए। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज जो है आप लोगों का बहुत मैंने कि सुरक्षा वाला चीज़ होता है, तो इसको घर में उपयोग जरूर किया करें। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 81 नंबर और 82 नंबर का। ठीक है, तो 81 नंबर सवाल देखिए, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? हमने देखो बाबू इसका जो है बहुत ज़्यादा हमने रिसर्च किया। एक यानी कि 81 नंबर जो क्वेश्चन है इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। अगर हम टारगेट की माने तो इसमें दिया है ऑप्शन ए। क्या दिया जी? ऑप्शन ए 30,000 ओम दिया है। और हमने जब इंटरनेट पर सर्च किया तो दे रहा है कहीं पर 10,000 ओम दे रहा है, कहीं पर कितना दे रहा है जी? 10,000 ओम, कहीं पर 25,000 ओम दे रहा है, कहीं पर कुछ और दे रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कभी परीक्षा में टिक आउट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में होंगे 80 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन होंगे तो कंफ्यूजन आंसर क्यों देना? क्योंकि कंफ्यूजन वाला आंसर आप लोग को देना नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा। सेम टू सेम 82 नंबर के साथ भी हमारे साथ वैसा ही हुआ। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो हम भी इसका रिसर्च किए, तो रिसर्च करने के बाद जो है कहीं पे हमको मिल रहा है क्या चीज़? 500 ओम मिल रहा है, कहीं पे 250 ओम मिल रहा है, कहीं पे जो है 1000 ओम मिल रहा है। तो ठीक है, इस तरह से अलग अलग जो है अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जो है डाटा चढ़ाया गया है। और इस टारगेट का अगर माने तो टारगेट का जो है 200 से 300 दिया हुआ है। तो हम किस आंसर को सही माने ये हमको समझ में नहीं आया। इसलिए ये क्या कीजिएगा जी, 81 और 82 और सवाल अगर आपके मैंने की परीक्षा में आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस सब का आंसर जो है कंफ्यूजिंग है। इसका आंसर जो है फिक्स नहीं दिखाया गया है कहीं भी। ठीक है, अब एनसीईआरटी में हमको कहीं पे मिला नहीं, अगर एनसीईआरटी में मिल जाता तो हम जरूर आपको बताते। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हमको कहीं पे पढ़ने को नहीं मिला, क्योंकि एनसीईआरटी वाला आंसर ही सबसे सही आंसर होता है। तो अगर आपको आप में से किसी को पता होगा तो नीचे एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी किताब में अगर आप पढ़े होंगे तभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग डाटा दिया है तो उसका हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 83 नंबर सवाल को देखिए थोड़ा सा ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक अगर बात करते हैं सल्फर तो नहीं होगा, क्लोरीन भी नहीं होगा, ठीक है, आयोडीन भी नहीं होगा। क्या होगा जी? ग्रेफाइट। आप लोग को पढ़ाया गया है कार्बन के अपर रूप के रूप में। कार्बन का अपर रूप जो होता है 3 गो होता है। पहला अपर रूप जो है हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है, और तीसरा बंक मिस्टर फुलेरिन होता है। इसमें से ग्रेफाइट के पास जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है जी? ये विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 83 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत का सुचालक। हालांकि ग्रेफाइट जो है कार्बन से बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, और ये है अधातु। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि आप लोग पेंसिल का जो नोक होता है ना, जिसमें ग्रेफाइट लगा होता है, ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 84 नंबर सवाल देखिए, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो अमीटर से आप लोग क्या मानते हैं जी? मापते हैं धारा का मान मापते हैं। किसका मान मापते हैं जी? धारा का मान मापते हैं। तो 84 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 85 नंबर का 1 मिली एम्पियर, इसको एम को मिली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? मिली। 1 मिली एम्पियर जो है बराबर होता है। तो मिली का जो है आप लोग 9वीं क्लास में अगर पढ़े होंगे, 9th क्लास का अगर फर्स्ट चैप्टर का बात करते हैं फिजिक्स में, तो उसमें आप लोग कुछ स्टैंडर्ड मान देखे होंगे आप लोग। उसमें मिली का जो मान होता है 10 के पावर -3 होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एम का मतलब होगा 10 के पावर -3, और ए लगा लीजिए तो कितना हो जाएगा जी? 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर का मान कितना होगा? 10 के पावर -3 एम्पियर, क्योंकि एम जो है मिली होता है 10 के पावर -3 के बराबर। ऊपर एक माइक्रो हमने बताया था। माइक्रो का जो होता है काची जी, माइक्रो जो होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -6 होता है। ये वाला नीचे वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 10 के पावर -6 होता है, तो उसमें माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है जी? 10 के पावर -6 एम्पियर। तो इस तरह से आप लोग संकेत को भी ध्यान रखिएगा, इस पर आधारित भी सवाल पूछा करता है। और यहाँ पे देखिए 2021 में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ पे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आपको हमने बताया है बहुत छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है जी? बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, छोटा की जगह पे यहाँ पे कम शब्दों का उपयोग करना चाहिए था। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे समझते हैं 87 नंबर। 87 नंबर जो है यहाँ पे देखिए रियोस्टेट। रियोस्टेट जो होता है इसका हिंदी मतलब होता है परिवर्ती प्रतिरोध। क्या मतलब होता है इसका हिंदी में? परिवर्ती प्रतिरोध होता है। ये रियोस्टेट जो है इंग्लिश शब्द है। रियोस्टेट का शब्द है जी, इंग्लिश से शब्द है, ठीक है। अब परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोध का मान घटाना या बढ़ाना। अगर प्रतिरोध का मान घटाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, अब प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा। यानी कि धारा को कंट्रोल करने के लिए ही क्या करते हैं जी, परिवर्ती प्रतिरोध यानी कि रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको हमने बताया है ऊपर बहुत सारे सवालों में जो है इसका चर्चा की है परिवर्ती प्रतिरोध का, ठीक है। इससे धारा का जो है परिमाण होता है उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बढ़ाना होगा तो प्रतिरोध का मान कम कर देंगे और घटाना होगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 87 नंबर का ऑप्शन जो है सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। 88 नंबर सवाल का अगर बारे में बात करते क्या होगा जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, ठीक है। इस हीटर में हम लोग नाइक्रोम धातु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जी? नाइक्रोम का। और नाइक्रोम किससे बना होता है आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को हमने बताया है। तो नाइक्रोम आप लोग बताएंगे सर निकेल और क्रोमियम का मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो आप लोग नीचे थोड़ा सा कमेंट कीजिए नाइक्रोम किस किस धातु का बना होता है, ठीक है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो है आप लोगों को हमने बताया 10 के पावर कितना जी 6 वाला होगा। तो यहाँ पे 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होगा। इसको हमने कई सवालों में जो है चर्चा कर दिया है। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है जी? ऊर्जा कहलाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा ही है। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग 90 क्वेश्चन आप लोग याद कर लिए होंगे। और जितने भी आप लोग कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट करके जरूर अपनी राय सुझाव जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग आ जाइए इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे पूछ लीजिए। जहाँ पे आपको इच्छा करे वहाँ पे अपना कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके बाय।